कि नमस्कार, आभार, अभिनंदन है आप सभी क्लास 10th के साथियों का आज के इस हमारे लेक्चर में, जहां यह लेक्चर होने जा रहा है क्लास 10th की फिजिक्स की 4th चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 4। इससे पहले के लेक्चर में हमने जाना था कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और आज का लेक्चर होने वाला है वो होगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम के ऊपर। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आर एस बराबर क्या फॉर्मूला आया था, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का कुल सभी जो टोटल समतुल्य प्रतिरोध होता है वह किसके बराबर होता है, तो उस परिपथ में लगे टोटल सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। और आज इसी तरीके से कल की तरह हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है, वह है समांतर क्रम संयोजन का। तो हम अपना हेडिंग डालते हैं, क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने कल की क्लास में यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था कि उसके डायग्राम को समझा था, श्रेणी क्रम के डायग्राम को समझा था, उसी तरीके से हम पहले यहाँ पे किसके डायग्राम को समझेंगे, समांतर क्रम की डायग्राम को समझेंगे। तो समांतर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि समांतर रेखाएं, जैसे ये दो रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर, मतलब वैसी रेखाएं जो आपस में कभी न कटे उसे कौन सी रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं। उसी तरीके से यहाँ पे होता है समांतर क्रम संयोजन, किस चीज का, प्रतिरोधों का, यानी कि अब यहाँ पे रेखा न होकर के क्या होगा, प्रतिरोध, ये होता है प्रतिरोध का साइन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधों का हमें क्या पढ़ना है, समांतर क्रम संयोजन, यानी कि कई सारे प्रतिरोध हम क्या किसमें जोड़ेंगे, एक दूसरे के समांतर जोड़ते चले जाएंगे। और जब जोड़ने की बात आती है तो हम लोग कम से कम जोड़ने के लिए कितने प्रतिरोध चाहिए, 2, और अधिक से हम अधिक कितना भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमने कितने प्रतिरोध लिया, 3 प्रतिरोध। हम लोग 3 प्रतिरोध को लेते हैं, एक प्रतिरोध ये हमारा पहला प्रतिरोध, और फिर ये हमारा दूसरा प्रतिरोध जो कि एक दूसरे के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। ये हमने 3 प्रतिरोधों के लिया और तीनों को हमने लिया है समांतर क्रम में। और इस समांतर क्रम में क्या करते हैं कि समांतर क्रम वैसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, दूसरे को मान लेते हैं R2 और तीसरे को मान लेते हैं R3 प्रतिरोध। हमारे पास प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 3, और इन सभी प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम कहने का मतलब पहले ये एक दूसरे की समांतर होनी चाहिए, और उसके बाद इन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा ये हो जाएगा R1 का पहला सिरा, ये R2 का पहला सिरा और ये R3 का पहला सिरा। इन सभी के पहले सिरे को हम किसी एक बिंदु पर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार इन सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक ही बिंदु पर जोड़ देंगे। तो फिर इससे यह हो गया दूसरा सिरा, और दूसरे सिरे पर हम इन तीनों प्रतिरोध के तीनों अंतिम सिरे को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद इस परिपथ में हमको इस मिश्र प्रतिरोध में हमें क्या प्रोवाइड करना है, धारा को प्रोवाइड करना है। और धारा को प्रोवाइड करने के लिए हम फिजिक्स में क्या लाते हैं, एक बैटरी, ठीक है। तो अगर हम सेल की बात करेंगे, यह होता है सेल का साइन, किसका साइन है, सेल का। लेकिन बैटरी क्या होता है कि सेलों के संयोजन से ही बैटरी का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे अगर कई सारे बैटरी इस तरीके से एक साथ में आएंगे, यह किसका निर्माण करेगा, सेल का निर्माण करेगा। यानी कि हमें यहाँ पे जोड़ना है सेल, और सेल को किसकी सहायता से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लगा लेंगे एक बटन, क्या लगा लेंगे, बटन। और बटन को फिजिक्स में किस तरीके से दर्शाया जाता है, या तो इस तरीके से हम दर्शा देते हैं बटन को, या तो बटन को दर्शाने का एक और तरीका है, यहाँ पे इस तरीके से डॉट लगाते हैं यहाँ और इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जोड़ना, ये हो गया बटन। बटन को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कुंजी, और कुंजी को किससे दर्शाते हैं, के से। उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते हैं तो हमें क्या जोड़ना होता है, बैटरी, और ये होता है बैटरी का साइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद छोटा। यानी कि हमने 3 सेल को जोड़ा, कितने सेल को, 3 सेल, और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ये हो जाएगा इस तरीके से जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा छोटा वाला बैटरी का माइनस टर्मिनल, और ये बैटरी का प्लस का टर्मिनल। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के बारे में, इस परिभाषा को हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कितने प्रतिरोध जोड़ने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोध चाहिए, 2, और अधिक से अधिक कितने भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 या
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, क्या करते हैं कि सभी प्रतिरोधों का R1, R2, R3 और आगे और भी अगर प्रतिरोध होगा उन सब का पहला सिरा एक बिंदु पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध, इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, सभी प्रतिरोध की यहां पे की कर देते हैं, ठीक है। सभी प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर, पहले सिरे को हमने कहां पे जोड़ा, एक बिंदु, और इस एक बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए। एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जोड़कर, एक बिंदु पर जोड़कर हमने क्या किया, एक कुंजी लगाकर बैटरी से जोड़ दिया। एक बिंदु पर जोड़कर कुंजी की सहायता से, किसकी सहायता से, कुंजी की सहायता से, कुंजी की सहायता से कहां पे जोड़ दिया, बैटरी के धन टर्मिनल से, कुंजी की सहायता से बैटरी के धन टर्मिनल, बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं या फिर जोड़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहले सिरे की बात। अब अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले सिरे, सभी प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है उसे किस प्रकार से जोड़ा है, तो उस सभी सिरे को हमने एक बिंदु पे जोड़ा और उस एक बिंदु का हमने यहाँ पे नाम दे दिया है P, और फिर उसे बैटरी के माइनस टर्मिनल से। और यहाँ पे हम दूसरे सिरे के बारे में लिखेंगे, सभी प्रतिरोध के, किसके, सभी प्रतिरोध के, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बिंदु, सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़कर, एक बिंदु पर जोड़कर, यानी कि जिस बिंदु पर हमने जोड़ा उसके बाद उसे बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक बिंदु पर जोड़कर क्या करते हैं, बैटरी के ऋण टर्मिनल, बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो यही कहलाता है हमारा प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसे कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या करते हैं, मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो करते हैं कि सभी प्रतिरोध का पहले सिरे को एक बिंदु पे जोड़ते हैं और अंतिम सभी सिरों को एक बिंदु पर, उसके बाद एक सिरे को कुंजी द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन अगर हमें पूछा जाता है 2 नंबर में, तो इसी तरीके से हम इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद वहां पे इसका एक डायग्राम बना देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है 5 नंबर में कि वैद्युत प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात करें, तो उसे हम ज्ञात करेंगे, अभी आगे बताया जाएगा किस तरीके से वैसे। तो ये यहां तक था हमारा समांतर क्रम संयोजन का केवल और केवल ये क्या कहते हैं इसे, डेफिनेशन। अब हम समझेंगे समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। तो डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी हमें यहाँ पे डेफिनेशन को बता दिया गया है। अब इसका जो फॉर्मूला निकाला जाएगा वो, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किया जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये बैटरी हम लगा दिए, इसमें प्रतिरोध और कुंजी लगा दिए, लेकिन अभी तक इसमें हमने धारा को प्रोवाइड नहीं किया है। धारा को प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक ये बटन जो है लगा हुआ, इसे ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस बटन के तार को जोड़ेंगे, बटन को ऑन करेंगे, तो इस पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगेगा। और जब पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी धारा प्रवाहित होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से धारा प्रवाहित होता है। तो बैटरी के धन टर्मिनल से धारा निकलेगा, और कौन सी धारा, आई धारा निकलेगी, यहाँ पे भी आई धारा। और जब यहाँ एक बिंदु पर आई धारा आएगा, तो आई धारा यहाँ से अलग अलग
प्रतिरोध में बच जाएगा तो पहले प्रतिरोध में जाने वाली धारा I1 हो जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में जाने वाली धारा I2 हो जाएगी और तीसरे प्रतिरोध में जाने वाली धारा I3 हो जाएगी। और यही धारा आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगी तो ये धारा रहेगी I3, ये धारा रहेगा I1, क्योंकि पहले प्रतिरोध में I1 है और दूसरे प्रतिरोध में कितना है I2। और ये धारा जब B बिंदु पर एक साथ आकर के मिलेगी तो जब B बिंदु पर मिलने के बाद क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 टोटल धारा जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा पहले मेन धारा जो बैटरी से निकला था उसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल धारा कितना निकलेगा, I, जो कि बैटरी के टर्मिनल में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा डायग्राम। अब यह डायग्राम हो गया कंप्लीट और पूरे कंप्लीट सर्किट में एक वैद्युत धारा I प्रवाहित हो गया। ठीक है, अब हमें इसका ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उस समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर में जो चीज हमने किया है उसे लिखना पड़ेगा। तो फिगर में हमने क्या किया है, तो एक क्या लिया है, 3 प्रतिरोध लिया है। तो हम फिगर में जो जो लिए हैं उसे लिख देते हैं। क्या है, माना कौन कौन प्रतिरोध है, माना R1, R2, R3 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध किसके अनुसार, चित्र के अनुसार। R3 प्रतिरोध चित्रानुसार कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो चित्रानुसार समांतर क्रम में क्या है, संयोजित है। चित्रानुसार समांतर क्रम में संयोजित है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, देखो अगर हम बात करते हैं R1 प्रतिरोध की, तो R1 प्रतिरोध का पहला सिरा ये जो है वो A और B बिंदु के बीच स्थित है और R2 प्रतिरोध का भी सिरा किसके बीच स्थित है, AB के बीच स्थित है और R3 प्रतिरोध का सिरा किसके बीच स्थित है, AB। यानी कि तीनों प्रतिरोध का जो सिरा है, तीनों जो प्रतिरोध है वो एक ही बिंदु के बीच में है। वो कौन सा है, AB। तीनों जो प्रतिरोध है वो किसके बीच में, AB। और हम जानते हैं कि अगर बिंदुओं को बदलते हैं तो हमारा विभव बदल जाता है, लेकिन अगर बिंदुओं को सेम रखते हैं तो विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां से जो हमने 20 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा था, यह 20 वोल्ट की बैटरी का विभव सभी प्रतिरोधों में क्या रहेगा, समान रहेगा। और समान क्यों रहेगा, क्योंकि इसका बिंदु क्या है, समान। यदि बिंदु अगर अपरिवर्तित रहता है तो विभव भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित। यानी कि R1 प्रतिरोध का प्रतिरोध भी ही रहेगा, R2 का प्रतिरोध भी ही रहेगा और R3 का प्रतिरोध ये विभव, R3 का विभव, ये सब किसकी बात है, विभव। तीनों का विभव क्या रहेगा, भी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु के बीच स्थित है। ठीक, तो इसी बात को हम लोग लिख देंगे, समांतर क्रम में संयोजित है। सभी प्रतिरोधों का विभव कितना है, सभी प्रतिरोध का विभव क्रमशः, सभी प्रतिरोध का विभव क्रमशः कितना है, V है, तथा धारा क्रमशः कितना है, तो R1 प्रतिरोध का धारा कितना है, I1 और R2 प्रतिरोध का धारा कितना है, I2 और R3 प्रतिरोध का धारा कितना है, I3 है, तथा धारा I3 है। ये तो हो गया हमारा इसमें चित्र के बारे में। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, इस टोटल का फॉर्मूला, जो समांतर क्रम में फॉर्मूला आएगा लास्ट में, उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ओम का नियम। देखो यहाँ पे अलग चीज क्या है, समांतर क्रम संयोजन है, लेकिन इससे पहले कौन सा था, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोध का विभव अलग अलग था। तो जो चीज अलग होता है उसी को निकाल के हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे अलग क्या है, इसमें विभव क्या है, एक जैसा, और धारा क्या है, अलग। तो जो चीज अलग है उसे ही क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे। अलग क्या है, धारा। तो इन सब में हम ओम के नियम से क्या ज्ञात करेंगे, धारा। और ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर I इंटू R। और यहां से अगर हम धारा I बराबर निकालेंगे तो निकलेगा V अपॉन में R। क्या आ जाएगा, V अपॉन में R। तो हम किसका, कौन सा सूत्र का यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, जो कि किसके नियम से आता है, ओम के नियम से। इसका उपयोग करके यहाँ पे हम इसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से अभी हमने क्या बताया कि I बराबर कितना होता है, V अपॉन में R। ओम के नियम से होता है I बराबर V अपॉन में R। अब अलग अलग प्रतिरोध के लिए हम यह फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं यह फॉर्मूला R1 के लिए, R1 के लिए। ठीक है, देखो
R1 प्रतिरोध के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लाएंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। अब आते हैं R1 प्रतिरोध में। देखो R1 प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है R1, तो यहाँ पे जो R है उसकी जगह पे हो जाएगा R1 और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है I, तो जो I था वो हो जाएगा I1 और इसका विभव V है तो V को V ही छोड़ देंगे। अब आएंगे किसके लिए, R2 के लिए। किसके लिए, R2 के लिए। जब हम R2 के लिए यहाँ पे लिखना है के लिए, ठीक है, जब R2 के लिए आ जाएंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा I बराबर V अपॉन में R, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है R2, तो R के जगह हो जाएगा R2 और I कितना है, तो दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, I2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाएंगे हम लोग किसके लिए, R3 के लिए। जब हम R3 के लिए आ जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, I3 बराबर V अपॉन में R3। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था हमने अभी निकाला अलग अलग प्रतिरोध से प्रवाहित किसका, धारा का मान। लेकिन कुल धारा अगर हमें बात की जाए तो कुल धारा बराबर हो जाएगा I बराबर I1 प्लस का I2 प्लस का I3, हो जाएगा कुल धारा। लेकिन कुल धारा निकालने के लिए हमें अलग अलग प्रतिरोध का धारा पता होना चाहिए, धारा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने अभी निकाला। लेकिन ये जो कुल धारा है, इस कुल धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये किसका धारा है, कुल धारा। अगर कुल धारा को हमको बदलना पड़ेगा, कुल धारा को अगर हम ओम के लिए V अपन में I बदलेंगे तो कुल धारा का फॉर्मूला होगा कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, कुल विभव बटेगा कुल प्रतिरोध। लेकिन हमें विभव तो पता है, लेकिन इसका कुल प्रतिरोध पता है क्या, नहीं पता है। हमें अलग अलग प्रतिरोध का प्रतिरोध पता है, लेकिन इस टोटल का प्रतिरोध हमें पता ही नहीं है, तो हम कुल का फॉर्मूला कहां से लगाएंगे। जब कुल का प्रतिरोध नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, मान सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे, माना परिपथ का, माना परिपथ मतलब ये टोटल सर्किट, माना परिपथ का कुल प्रतिरोध, माना परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, R है। माना परिपथ का कुल प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ आगे, अब क्या निकालेंगे, अब कुल धारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, कुल धारा के लिए, किसके लिए, कुल धारा के लिए, क्योंकि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो कुल धारा के लिए निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2 प्लस का I3। अब सबका मान रखेंगे। I1 का मान कितना है, V अपॉन में R। I1 का मान कितना है, V अपॉन में R1। I2 का मान कितना है, V अपॉन में R2। I3 का मान कितना है, V अपॉन में R3, ठीक है। अब RHS में अगर हम देखते हैं तो सब में क्या है, V कॉमन है, तो V को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे RHS में। तो V अगर बाहर निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा कितना, 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3। अब अगर हम यहाँ V से V काट देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3। ये होता है हमारा प्रतिरोधक का समांतर क्रम संयोजन में किसका फॉर्मूला, तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। और ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम जिसमें कहते हैं पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल देखो वो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ठीक है। और श्रेणी को कहते हैं इंग्लिश में सीरीज, जिसके कारण यहाँ पे कभी कभी RS भी लिखा रहा होगा, ठीक है, किताब में दिखता होगा। RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में R, टोटल R, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल प्रतिरोध, और यहाँ पे लिखा रहता होगा RP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल प्रतिरोध। तो RS और RP देख के घबराना नहीं है। RS मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, RP मतलब पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध। तो यही था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, जहां हमने सीखा कि सब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और उसका जो मेन फॉर्मूला होता है, जो कि हमें क्लास 10 में 5 नंबर का प्रूव करने के लिए कई बार आ भी चुका है, ठीक है। तो उसे किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस लेक्चर से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक अगर 2 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, तो वही हमने जो पहले इसका डिफिनेशन लिखवाया था उसे लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। अगर लेकिन इसके बाद पूछता है क्या कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं तथा इसका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करें, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम ये टोटल जो डेरिवेशन किए इसे कहते हैं डेरिवेशन, ठीक है। ये जो टोटल कैलकुलेशन किया गया उस टोटल कैलकुलेशन को करके यहाँ पे बता दिया जाएगा कि इसका कुल प्रतिरोध कितना होता है, इतना होता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। अब आगे कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता हो गया और इसके बाद प्रतिरोधकता हो गया, तो ये सारे टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।